फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन और मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन का मीनिंग और डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड टॉपिक जो हमारा है accounts to be opened in case of dissolution of partnership firm। कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और वो अकाउंट कैसे बनते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस की एसेट्स को बेच के बिजनेस की लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं उन्हें सोल्ड कर दिया जाता है और सोल्ड करने के बाद जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं उस अमाउंट को 3 रैंक के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सबसे पहले इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा फॉर दी पेमेंट ऑफ external liability EL। Secondly, we will paid partners loan, and thirdly we have to paid partners capital। सो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रोसेस से हमें सबसे पहले ये पता चल रहा है कि हमने एसेट्स बेची और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया। तो एसेट्स को बेच के एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना होता है जिसे बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। यानी असेट से आप रियलाइज़ करेंगे और रियलाइज वैल्यू को आप फर्स्टली यूज़ करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। देन हम अलग से पार्टनर्स लोन बनाएंगे। तो सेकेंडली आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट गिवन है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी आप बनाएंगे। एंड फाइनली आपके पास जो पैसा आया उस पैसे का आपने इस्तेमाल किया फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एंड फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो आपका कैश डिस्पोज हो गया। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड फॉर दी पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। असेट्स बेच के पेमेंट कर दिया जाएगा और जो भी एक्सेस बचेगा, डेफिसिट बचेगा, वो रियलाइजेशन का
प्रॉफिट और लॉस होगा। दूसरा केस पार्टनर का लोन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो उस हिसाब से पे करेंगे, अदरवाइज टोटल अमाउंट पेड कर दिया जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो, इफ नो इंफॉर्मेशन। थर्डली, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पेइंग और रिसीविंग। अगर कम पड़े, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है तो बाय बैंक आ जाएगा, और क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है तो टू बैंक आ जाएगा, और बैंक अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये 4 अकाउंट आपको सीखने हैं इस चैप्टर में। ये 4 अकाउंट सीख लेंगे तो आपके 8 नंबर कम से कम कवर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इन अकाउंट से ही आप एंट्रीज पास कर लेंगे, और एंट्रीज भी आपकी 6 नंबर की कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये फॉर्मेट है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का, डेबिट एंड क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले हमें एक बार बैलेंस शीट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट के बिना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी तो आपको कुछ डेटाज बैलेंस शीट के गिवन होंगे, जिससे आप बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट गिवन होती है। मैं सबसे पहले लायबिलिटीज़ को लेके चलता हूँ। लायबिलिटीज़ में यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर मैं ले लेता हूँ जर्नल रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC, पार्टनर्स करंट अकाउंट, AB और C। असेट्स में प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यहाँ मैं ले लेता हूँ मिसिज एज लोन और
सीज लोन। तो ये आपको बेटा बैलेंस शीट गिवन है। अब सबसे पहले एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं तो आप जितने भी एसेट्स के अकाउंट हैं और जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के अकाउंट हैं उन्हें आप रिवर्स साइड में ट्रांसफ़र कर दें, यानी उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट आप क्लोज कर दें। मैंने बोला कि ऑल द assets except losses और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट लॉसेज, इनको छोड़ के, लॉसेज को छोड़ के, पार्टनर की कैपिटल को छोड़ के, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को छोड़ के और बैंक अकाउंट को छोड़ के, विल बी क्लोज्ड बाय ओपनिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट खोल के आप उन एसेट्स को क्लोज कर दें। सो स्टूडेंट्स, अगर एसेट्स को क्लोज किया जाएगा तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो एंट्री होगी टू एसेट्स, और आपने एक नया अकाउंट खोला है जिससे आप बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स रियलाइजेशन में आया टू एसेट्स, रियलाइजेशन में आया टू एसेट्स, तो यहाँ पे आप लिखें टू सन्ड्री एसेट्स। सारी एसेट्स का नाम आप लिखें, सभी के नाम इंडिविजुअल लिखें। लाइक यहाँ पे है प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स। लॉसेज को आपको इग्नोर करना है, लॉसेज को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, लॉसेज को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ऑल्सो ए लॉस, सो ये दोनों ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और बैंक अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये तीनों, क्योंकि बैंक अकाउंट आप सेपरेटली ओपन कर रहे हैं और लॉसेज विल बी रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी आप सेपरेटली ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों को आप रियलाइजेशन अकाउंट में सेंड नहीं करेंगे, और बाकी चीज़ों को आप उनकी गिवन वैल्यू के ऊपर, ये जो वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है, इन्हें बोला जाता है बुक वैल्यू। क्या बोला जाता है बेटा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे आप क्या करेंगे, इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में, उस वैल्यू पे आप इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आपने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जो भी आपके पास एसेट्स है, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स। डेटर्स को आप इनर वैल्यू पे आप लिखेंगे, जो भी वैल्यू अंदर गिवन है उनको आप लिखेंगे, और ये सारी की सारी एसेट्स आपकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने क्या क्या छोड़ा? आपने छोड़ा
बैंक अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल का या करंट का डेबिट बैलेंस जो भी गिवन है वो छोड़ देंगे, और एक्युमुलेटेड लॉसेज अकाउंट इनको आपने छोड़ दिया। बाकी को आपने एज इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी आती है कि आपको कौन कौन सी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि आप एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी जो एक्सटर्नल वाली हैं उनको आप पेमेंट करेंगे सबसे पहले। ये मैंने इसकी प्रेफरेंस दे दी, इसके हिसाब से आप इन्हें पेमेंट करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। तो जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उन्हें आप कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, बीपी एक्सटर्नल, आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल, जर्नल रिजर्व क्या है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसका ट्रीटमेंट हमेशा कैपिटल अकाउंट में होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, WCR ये भी क्या बेटा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जब तक इसके लिए इसके अगेंस्ट कोई प्रोविज़न ना हो लॉस का। कैपिटल अकाउंट आप सेपरेटली बना रहे हैं तो इसे भी आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। करंट अकाउंट आप सेपरेटली बना रहे हैं, इसे भी आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मिसिज एज लोन, मिस्टर एज ए पार्टनर और उसकी वाइफ ने लोन दे रखा है बिजनेस को, तो क्या ये आउटसाइडर है? आंसर इज यस। तो इसे भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि मिस्टर ए इज़ नॉट ए पार्टनर एंड ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ विल बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसे भी आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में एज इट इज़ वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सी इज लोन, सी इज ए पार्टनर एंड पार्टनर का लोन आप अलग से बना रहे हैं तो इसे आप अलग से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं इनको अकाउंट क्लोज हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में लिख के। तो बच्चों आप क्या करोगे, बाय all external liabilities by sundry external liabilities, आप नाम लिखेंगे इनका। तो यहाँ पे आपके पास सपोज़ क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स आप लिख दें, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल आप लिख दें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो भी लिख दें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो वो भी लिख दें, और पार्टनर्स की स्पाउस का अगर लोन है तो वो भी लिख दें, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। और अदर कोई लायबिलिटी है, अदर एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो वो भी आप लिख दें। और एक चीज़ आपने छोड़ी थी वो था आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसे भी आप लिख दें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और इनको भी आप सबको उसकी बुक वैल्यू के ऊपर शिफ्ट करेंगे, बुक वैल्यू के ऊपर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपने बुक वैल्यू लिख दी, क्लियर। तो यहाँ पे आपने जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ थी उनका अकाउंट क्लोज कर दिया है, बुक वैल्यू पे आप उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। आपने छोड़ा क्या, लायबिलिटीज साइड में आपने छोड़ा क्या, एक्सेप्ट क्या, पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल का आप सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। पार्टनर का लोन, रिजर्व्स अकाउंट, तो ये आप छोड़ देंगे। और बाकी की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें आप ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी गिवन वैल्यू के ऊपर।
अब यहाँ पे आपकी असेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, एज पर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन असेट्स को बेचा जाएगा, असेट्स को बेचा जाएगा। तो स्टूडेंट्स असेट्स को बेचने के लिए, असेट्स को बेचने के लिए क्या किया जाता है, असेट्स को कैसे कैसे सोल्ड आउट किया जाता है। देयर कैन बी पॉसिबल 3 केस। सबसे पहले असेट्स को नगद बेचा जा सकता है। आप असेट्स बेच दो, आपके पास कैश आ जाएगा। अगर आप असेट्स को नगद बेच रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब असेट्स का अकाउंट क्लोज हो गया, आप असेट्स को दोबारा क्रेडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। और जिन असेट्स को आप नगद में बेच रहे हो, असेट्स सोल्ड इन कैश, जिन असेट्स को आप नगद में बेच रहे हो, सपोज प्लांट एंड मशीन को आपने नगद में बेचा, स्टॉक को आपने नगद में बेचा, डेटर से आपको कलेक्शन मिल गया, तो जिनको आपने नगद में बेचा और जितने में बेचा यानी रिसीव्ड वैल्यू, यहाँ पे आपकी रिसीव्ड वैल्यू लिखी जाएगी इनर कॉलम में। प्लांट एंड मशीन से कितना मिला, स्टॉक से कितना मिला, डेटर से कितना मिला, और इन सब का टोटल बाहर लिख दिया जाएगा। ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है, इनको मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं किया। मैंने डेबिट क्रेडिट किसको किया, केवल बैंक को। जब आप असेट्स नगद में बेचेंगे तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ओके, क्योंकि आप असेट्स के अकाउंट को ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। अब असेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी असेट सोल्ड की जाती हैं इन कैश, तो आप क्या करोगे, आपके पास बैंक आएगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और असेट्स ऑलरेडी आपकी क्लोज हो चुकी हैं और उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा है, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो एंट्री भी आपकी हो गई, क्लियर। अब दूसरा केस, असेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। पार्टनर कह रहे हैं कि हमारे को दे दो इतनी वैल्यू के ऊपर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर ने असेट्स ले ली, तो अब पार्टनर ने असेट्स ले ली और क्वेश्चन में लिखा हुआ कैश में ले ली, तो पार्टनर से कोई लेने देना ही नहीं रहा। लेकिन क्वेश्चन में केवल लिखा है टेकन ओवर बाय पार्टनर या गिवन टू पार्टनर। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे बैंक की बजाय जिस पार्टनर ने ली है उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दें, रिसीवर को आप डेबिट कर दें और रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। नंबर 3, आपने असेट्स दे दी फॉर दी फुल सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला, असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला केवल एक ही अकाउंट है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा आप रियलाइजेशन को ही डेबिट करेंगे, असेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करेंगे। तो इस एंट्री का कोई तुक यहाँ पे नहीं बनता, तो ये एंट्री आप ना करें, क्योंकि रियलाइजेशन कोई डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन कोई क्रेडिट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई उसका तुक नहीं है, तो इसलिए आप कोई एंट्री पास ना करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर असेट्स नगद बिकती,
अगर स्टूडेंट्स असेट्स नगद बिकेंगी तो लिखेंगे हम बाय बैंक, और अगर ये असेट्स कोई पार्टनर ले लेता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर तो वहाँ हम लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसने भी ली हैं उसका नाम लिख देंगे और उसने क्या क्या लिया। अगर उसने 2 चीज़ें ली तो दोनों को इंडिविजुअल अमाउंट से लिख देंगे। सपोज़ उसने फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट ले लिया, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट ले लिया तो दोनों का टोटल आउटर कॉलम में कर देंगे। और ये जो वैल्यू होगी बेटा, ये होगी एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पे वो एग्री हुए हैं लेने के लिए सभी लोग, सभी पार्टनर्स, उस वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, कितने की है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितने में वो लेने की बात कर रहा है और सारे पार्टनर एग्री हैं, अपना एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो उस वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, अब तीसरा केस था कि अगर असेट्स लायबिलिटीज़ के फुल सेटलमेंट के लिए यूज़ कर ली जाए तो वहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही अकाउंट है, वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की जाएगी। चलिए, सो स्टूडेंट्स, अब हमें लायबिलिटीज़ की बात करनी है। एक चीज़ और, अगर असेट्स पार्टनर के लोन का सेटलमेंट करने के लिए दे दी जाए तो यहाँ पे इफ assets given to partner for the settlement of his loan account, for the settlement of his loan account। तो यहाँ पे आप पार्टनर के लोन को डेबिट करेंगे, ना कि उसकी कैपिटल को। तो आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, आपके पास असेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट है और वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर अपने लोन की सेटलमेंट के लिए कोई असेट्स लेने के लिए एग्री करता है तो यहाँ पे कैपिटल की बजाय आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, और जितने में वो लेने के लिए एग्री हुआ है वो एग्रीड वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। जो भी उसने ली है, अगर एक असेट्स लिए तो एक के लिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में, अगर 2 असेट्स लिए हैं तो इनर कॉलम में लिख के उनका टोटल कर देंगे। चलिए, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी पॉइंट से रिलेटेड। सपोज़ असेट्स आपकी 10,000 की है और लायबिलिटीज़ आपकी 8,000 की है, और केस नंबर 1 है फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों में आपको ना लेना है और ना देना है। लेकिन केस नंबर 2 में अगर आप बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं, आपने प्लांट एंड मशीन क्रेडिटर्स को पे कर दी, आपके पास एक प्लांट एंड मशीन थी 10,000 की और आपके क्रेडिटर थे कितने के, 8,000 के। क्रेडिटर को आपने प्लांट एंड मशीन दे दी और उससे कहा कि 2,000 हमें दे दो आप, क्योंकि आपकी असेट्स ज़्यादा की है, और वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपको 2,000 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं हुआ,
यहाँ पे पार्शियली सेटलमेंट हुआ है, तो जितना सेटलमेंट आपस में हो गया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, और बैलेंस जो भी आए उससे आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपके पास पैसा आता है तो आप बैंक को डेबिट कर देंगे। क्लियर। केस नंबर 3, क्रेडिटर कह रहा है कि मैं इस एसेट्स को 10,000 पे नहीं लूँगा, मैं इसको 9,000 पे लूँगा और मेरी वैल्यू 8,000 है, तो आपको 1,000 में दूंगा। तो यहाँ पे एंट्री अब 1,000 से होगी क्योंकि 1,000 ही आपके पास आएंगे। तो जितना कैश आएगा या जितना कैश जाएगा केवल उसी से आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन मैं थोड़ी और चेंज कर देता हूँ। अब सिचुएशन है कि असेट्स 8,000 की हैं और लाइबिलिटीज़ आपकी 10,000 की है। पहला केस फुल सेटलमेंट, आपने असेट्स क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट के लिए दे दी, तो यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं करनी। दूसरा केस, अगर लाइबिलिटीज़ वाला कह रहा है, क्रेडिटर कह रहा है कि मुझे 2,000 दें, अगर आप 2,000 दे रहे हैं, पेड ₹2,000, तो आपको बैंक को क्रेडिट करना है टू बैंक, और आपके पास जो एक अकाउंट है वो आपका रियलाइजेशन। दूसरा केस। तीसरा केस है कि असेट्स की वैल्यू उसने रखी 7,000 रुपये या 9,000 रुपये। अगर वो 7,000 रखेगा तो ये वाली एंट्री 3,000 से हो जाएगी। अगर वो 9,000 रखेगा तो ये वाली एंट्री 1,000 से हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जितना कैश आए और जितना कैश जाए सेटलमेंट के केस में उस अमाउंट से उतनी एंट्री होगी, यानी केवल कैश रिसीव्ड और पेमेंट की एंट्री की जाएगी। रिसीव्ड और पेड की एंट्री की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट था जो अच्छे से आपने समझा। अब मैं आपको लायबिलिटीज़ के ऊपर लेकर चलता हूँ। पहला केस कि लायबिलिटीज़ का पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं, तो अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट आप कैश में करेंगे तो आपका कैश चला जाएगा और आप लिखेंगे टू बैंक। जितनी लायबिलिटीज़ आपने कैश में पेड की उनको आप लिख दें टू बैंक। सपोज़ आपने क्रेडिटर्स को कैश में पेड किया तो जितना पेड किया उतना लिख दें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, जितना किया उतना लिख दें। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पेमेंट किया, जितना किया उतना लिख दें। यानी यहाँ पे केवल पेड वैल्यू आएगी, जितना आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। ओके, तो आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर सेटल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेटल हो गए, ईपीएफ सेटल हो गया। अब कुछ लायबिलिटीज़ का पेमेंट पार्टनर कर देते हैं अपनी जेब से फर्म के बिहाफ पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर पार्टनर पेमेंट करेंगे तो लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट पार्टनर्स कर देते हैं फर्म के बिहाफ पे तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितना पार्टनर से पेमेंट किया उतना अमाउंट आप उसके सामने लिख देंगे। सपोज़ बिल्स पेबल का पेमेंट किया एक्स ने तो आप लिख देंगे टू एक्स कैपिटल, और जितना पेड किया उतना अमाउंट आप यहाँ लिख दें। ईपीएफ का पेमेंट किया तो ईपीएफ लिख दें, और किसी अदर लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया तो उस अदर लायबिलिटीज़ के बारे में आप लिख दें अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। और अगर स्पाउस का लोन का पेमेंट भी कोई पार्टनर कर रहा है तो उसे भी आप लिख दें स्पाउस लोन अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर ने जितना पेमेंट किया, जितना उसकी जेब से गया, पेड अमाउंट बाय पार्टनर, कितना जेब से गया, जितना जेब से गया उतना अमाउंट आप यहाँ पे इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ के सामने लिख देंगे
और टोटल आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़ का पेमेंट भी हो गया। अब रियलाइजेशन करने पे, रियलाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट करने पे आपको कुछ खर्चे करने होते हैं। रियलाइजेशन के कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चे आपको पे करने होते हैं। तो अगर ये खर्चे नगद पे किए गए हैं तो आएगा टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ आप लिखेंगे टू बैंक। कब? जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड किए जाएं कैश में। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पार्टनर ने पे किए गए हैं, पार्टनर ने दिए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ, तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल आप लिखेंगे। और स्टूडेंट्स इसका टोटल आप कर देंगे। टोटल कर देंगे आप क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल। ऑब्वियसली टोटल डिफरेंट होगा, अलग होगा। और अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा आता है तो आपको रियलाइजेशन पे लॉस होगा, बाय रियलाइजेशन लॉस। और इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। और ये जो अमाउंट निकल के आया बैलेंसिंग फिगर से, इस अमाउंट को आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कब? जब आपको डेबिट का टोटल ज़्यादा मिले और क्रेडिट का टोटल कम मिले। और उल्टा होगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट भी आप ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये वाला भी आपने वो ही करना है जैसे आप लॉस में करते हो। ये भी आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और ये अमाउंट भी आपका किससे आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। जब आपकी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा हो तो आपका डिफरेंस प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनके तैयार है। अब सेकंड नंबर किसका आता है बेटा? पार्टनर्स के लोन का। अगर पार्टनर का लोन गिवन है तो लोन के लिए आपको सेपरेटली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो आप पार्टनर लोन अकाउंट बनाएं। सपोज लोन दो पार्टनर का चल रहा है XY का, तो X और Y के लिए आप दो कॉलम बनाएं। और सबसे पहले बैलेंस शीट से उनका बैलेंसिंग फिगर उठा लें बाय बैलेंस BD। लोन का ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया, ओके। लोन का ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया। तो अब आपको करना क्या है? इस लोन की पेमेंट करनी है। और लोन की पेमेंट के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उतनी पेमेंट कर देंगे। तो जितनी पेमेंट आप करोगे वो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, अगर गिवन है क्वेश्चन में। जितना पेमेंट आपको गिवन है तो टू बैंक अकाउंट आप लिख दें। और जो भी डिफरेंस आएगा वो बाय रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर और टू रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सपोज
एक्स का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो ये वाला टोटल आप इधर लिखें और बैलेंसिंग फिगर से रियलाइजेशन आ जाएगा। वाई का टोटल, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट वाला आप दोनों साइड लिख दें और बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से रियलाइजेशन लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट बन जाएगा। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। नोट, if information about payment of loan is not given, information about payment of loan is not given in the question, then equal amount of loan will be paid। तो केवल इक्वल अमाउंट आप पे करेंगे, यानी जितना बैलेंस है उतना अमाउंट ही आप पे करेंगे, कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपका लोन अकाउंट बन जाएगा बच्चों। अब बारी आती है पार्टनर्स की कैपिटल के अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप अच्छे से इसको देखें। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले आप उनका ओपनिंग बैलेंस उठा लें बाय बैलेंस बीडी। आपने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस उठा लिया। दूसरा नंबर, उनका करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस गिवन है वो आप ट्रांसफ़र कर दें इसमें। अगर लायबिलिटी साइड है तो यहीं आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम लायबिलिटी साइड, फ्रॉम लायबिलिटीज साइड। तो यहाँ पे आपने सपोज एक्स का लायबिलिटी साइड, वाई का लायबिलिटी साइड, लेकिन जेड का असेट साइड गिवन है, तो यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट टू साइड चला जाएगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये कहाँ से आएगा बेटा? फ्रॉम असेट साइड। और आपने करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स और लॉसेज गिवन होंगे। तो जितने भी आपको रिजर्व्स गिवन हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन हैं, वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको रिजर्व्स गिवन हैं, तो जो भी रिजर्व्स आपको गिवन हैं वो आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय जर्नल रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला अमाउंट भी आपकी लायबिलिटीज साइड से आएगा। और आपको रेशियो यूज करना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी अमाउंट आता है वो आप इंडिविजुअल कॉलम में आप लिख दें। अगर आपको लॉस गिवन है लाइक P&L का डेबिट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, तो वो भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें टू P&L डेबिट बैलेंस। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करें टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, वो भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। ओके, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट आप ओपन करें और रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखें कि जहाँ पे भी पार्टनर्स की कैपिटल का नाम आया है उसको आप हाईलाइट करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट देख रहा हूँ और रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया जब पार्टनर्स ने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया। तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल है, तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कब आएगा बेटा ये? लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। वहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा, और जितनी लाइबिलिटीज पेड की है उतना अमाउंट आप लिख देंगे। सपोज एक्स ने पेमेंट की तो एक्स लिख देंगे, वाई ने पेमेंट नहीं की तो छोड़ देंगे, और जेड ने की है तो जेड में लिख देंगे। इसी प्रकार अगर पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट भी किया है तो भी आपने लिखा था टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और कब? एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कर दी हमने। अब आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप देखें, सपोज वाई ने पेमेंट किसकी, तो अब आप क्रेडिट साइड को देखें, जहाँ पे भी पार्टनर की कैपिटल का नाम मिले उसे आप उठा लें। तो यहाँ पे आपको दिखा कि बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स ने असेट्स टेक ओवर की हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कब? जब असेट्स पार्टनर ले लें टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो यहाँ पे जिन पार्टनर्स ने असेट्स ली उनके डेबिट के कॉलम में आप लिख देंगे। तो यहाँ तक आपने सारा काम कर दिया। अब बारी आती है रियलाइजेशन के लॉस और प्रॉफिट की। तो लॉस टू साइड में चला जाएगा, टू रियलाइजेशन लॉस, ये चला जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर प्रॉफिट है तो आ जाएगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये भी चला जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। ओके, उसके बाद सारे काम आपने कर दिए। अब आपको इस अकाउंट को क्लोज़ करना है, और अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए आपको मैंने बताया था उसको टू बैंक या बाय बैंक लिख देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू बैंक या बाय बैंक, यानी क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पेइंग और रिसीविंग। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो उसको पे कर देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्स के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वाई के डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, और जेड के भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड लिख दें, और जो भी डिफरेंस आए वो आप लिखेंगे बाय बैंक या टू बैंक। ये आप फाइनली बैलेंसिंग फिगर से निकाल दें। तो जो भी अमाउंट आपकी बैलेंसिंग फिगर से आएगी वो आप बाय बैंक और टू बैंक आप लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू बैंक का मतलब होता है पेड कर दिया, और यहाँ पे डेबिट का टोटल ज़्यादा था तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगा, और यहाँ पे आपने अमाउंट रिसीव्ड किया, और यहाँ पे भी आपके क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस आएगा डेबिट के कॉलम में, और इसका मतलब उसको आपने पेड किया। तो इस प्रकार से आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये परफॉर्मा है, कंप्लीट परफॉर्मा है, ये आपका बन जाएगा। अब बारी आती है बैंक अकाउंट की, और बैंक अकाउंट को मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट अपने आप मैच हो जाता है। सो लेट मी डिस्कस बैंक अकाउंट। बैंक ऑल्सो इंक्लूड कैश बैलेंस। तो यहाँ पे आप लिखें, अब हम बनाएंगे बेटा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनाया जाने वाला अकाउंट है, और
इस अकाउंट की ख़ास बात ये है कि ये अकाउंट अपने आप मैच हो जाता है। इस अकाउंट में जब भी आपके पास कैश आएगा तो उसे आप डेबिट साइड लिखेंगे, और कैश अगर जाएगा तो उसे आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दें आप टू बैलेंस पीडी। अब जिससे भी आपके पास कैश आ रहा है तो उसे आप टू साइड में, और जिससे भी आपके पास कैश जाएगा उसे आप बाई साइड में लिख दें। तो सबसे पहले मैंने बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट से मुझे कितना कैश मिला और कितना मैंने पे किया वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है टू बैंक पेड वैल्यू, यानी आपने बैंक को क्रेडिट कर रखा है। टू बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, और आपने इन लोगों को कैश में पेड किया है। तो यहाँ पे टू बैंक के बजाय यहाँ पे टू बैंक रियलाइजेशन अकाउंट से बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज़ पेड। ओके, उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर कैश पेड किए हैं तो टू बैंक लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो यहाँ से भी ये फिगर रियलाइजेशन अकाउंट से बैंक अकाउंट में चली जाएगी और लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स बाय बैंक यानी कैश आया आपके पास, असेट सोल्ड इन कैश, जो भी असेट्स आपने नगद बेची उससे जो पैसा आया उसे आपने लिखा बाय बैंक। तो यहाँ आप लिख दें टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट सोल्ड। तो यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, यहाँ पे आपके पास पैसा आया। क्लियर। फिर उसके बाद हमने बनाया था पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट से आपके पास पैसा गया है तो आपको पेमेंट करने की एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे आपने लिखा टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय एक्स लोन एंड वाई लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस भी टू बैंक और बाय बैंक लिखा था। तो यहाँ टू बैंक है, यह लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बाय बैंक था तो यहाँ लिख दिया मैंने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अकाउंट अपने आप मैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बैंक अकाउंट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हैं। पहली इन्फॉर्मेशन है कि if there is no information about the payment of external liability then equal amount will be paid for that external liability। यानी यहाँ पे अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बारे में कोई सूचना नहीं है पेमेंट की तो इक्वल अमाउंट हम उसे पे कर देंगे। दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कलेक्शन और रियलाइजेशन फ्रॉम एनी एसेट्स देन इट विल बी टेकन एट जीरो। अगर असेट्स के बारे में उसकी रियलाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे जीरो वैल्यू पे लेंगे, यानी उससे हमें कोई अमाउंट रिकवर नहीं हुआ। देयर विल नॉट बी पेमेंट टू एनी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रखा है तो उसकी किसी प्रकार की कोई पेमेंट आप नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द डिसोल्यूशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले